सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं एंड द लेक्चर इज़ ऑल अबाउट लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। अगर आप दुनिया की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है और हायर लेवल के फिजिक्स में आप इंटरेस्टेड है तो ये टॉपिक आपको बहुत मज़ा करेगा। इसके कंसेप्ट सीखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत डिटेल में ये बच्चे जो एमएससी करते हैं हमारे या जो ऑनर्स करते हैं बीएससी ऑनर उनके बहुत काम आएगा। जो बच्चे नेट गेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं उसके लिए, सेट का जो पेपर होगा उसके लिए, ठीक है, गेट का जो पेपर होगा उसके लिए, जेस्ट टिफर, इन सारे एग्जाम के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट हाईली जो पूछा जाने वाला टॉपिक है उनमें से अंदर आता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप मेरा फिजिकम एकेडमी का जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे लेक्चर मेरे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी अदर चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। तो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन को पढ़ने से पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बोलूँ तो आप कहोगे कि सर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हम बचपन से जानते हैं, ठीक है, उसमें नया क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नया है। ठीक है, यस, बचपन से आप पढ़ रहे हो, 3-4 तरीके के आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जब आपने पढ़े तो बहुत सारे तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े। जैसे सबसे पहले आपने कार्टेशियन पढ़ा जहाँ पे हम एक्स वाई और जेड को यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको कहते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर बच्चों हमने पढ़ा आर, थीटा और फाई, जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल पोलर एसपी कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा आपने पढ़ा, ठीक है, जहाँ पे एस, फाई और जेड के बारे में आपने सीखा होगा, ये है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 3 तरीके के अपन ने क्या पढ़े आज तक, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े, जो हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी ज्योमेट्री के हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं। कभी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, कभी हम सिलेंड्रिकल पोलर यूज करते हैं, कभी हम स्फेरिकल पोलर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में। जनरलाइज कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? अब आप कहोगे सर जनरलाइज कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं आपको सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ, कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपको कन्वीनियंट लगे, चाहे वो एक्स वाई जेड हो, चाहे आर थीटा फाई हो, चाहे कुछ और हो, तो उनको जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ना, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होते हैं। जैसे मान लो हम मैं एक्स वाई जेड में बात कर रहा हूँ, एक्स वाई और जेड के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर देखें तो 3 इसके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पक्का इसके पास कितनी होंगी? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होंगी। तो इन जनरली जनरलाइज कोऑर्डिनेट किसी को भी कह सकते हैं, वो स्पेरिकल पोलर हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, वो कार्टेशियन हो सकता है। इन्हीं को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आपको सीखना है, ठीक है, अगर हम बात करें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। बेटा, इफ़ यू हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, any coordinate system you have, let's say you have x y z or y है ना, r theta phi, तो in x y z if you want to write down the displacement, how you write the displacement is ds is given by simply dr is dx I cap, dy j cap and dz k cap। yes, ठीक है, ये आप पहले से जानते होंगे। अगर हम इसको स्फेरिकल पोलर में लिखें तो मैं वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds कह देता हूँ या dr कह देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? डी आर आर कैप, यू नो ऑलरेडी आप जानते हो, आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा, ओके, आर साइन थीटा डी फाई और फाई कैप। तो ये कहाँ पे है? ये हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ये कहाँ से आया? आपको इसके लिए मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कहाँ पे देख सकते हो आप? यूट्यूब पे सर्च करना कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय चंद्रशेखर, तो आप पर मेरे नाम से सर्च करोगे तो आपको मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की वीडियो मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे बच्चों ने देखा हुआ है वो ऑलरेडी। और फिर है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, डी एल लिख सकते हो, डी आर लिख सकते हो, डी एस लिख सकते हो। तो इसका लिखेंगे डी एस एस कैप, रेडियस है यहाँ पे एक्चुअली डी एस, ठीक है। फिर लिखेंगे आर डी थीटा थीटा कैप प्लस डी जेड जेड कैप। तो हमें ये 3 चीज़ें पहले ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट अपन को याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब फिर अगर मुझे क्या निकालना हो,
देखो कैसे उठ सकती है चीज़ें, मतलब फिजिक्स में हम बहुत बार सोचते हैं ना, मुझे भी बहुत देर बाद ये समझ में आया कि फिजिक्स में चीज़ें रैंडमली याद करने में बहुत समय लगता है, एक वे में उसको याद करोगे तो बहुत आसान लगता है। देखो ये जो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें लगभग सबको आता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन को पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगता है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम कोचिंग वगैरह जाते हैं या कभी पढ़ते हैं तो हमें लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन डायरेक्ट परोस दिया जाता है, मतलब इस तरीके से जैसे, ठीक है, हमें परोस दिया जाता है, तो भाई उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो आप बहुत बेसिक से पढ़िए चीज़ों को, किताब की हेल्प लीजिए, किताब में बहुत अच्छे तरीके से दिया होता है, ठीक है, उससे समझ आ जाएगा। वेलोसिटी है ना, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिफरेंट कोऑर्डिनेट, मान लो मुझे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी लिखनी है, जैसे मुझे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखनी है, सिलेंड्रिकल में लिखनी है, तो डी टी से डिवाइड करेंगे, डी आर बाई डी टी, तो ये आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। कोई डाउट नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, एक्स डॉट आई कैप, वाई डॉट जे कैप, जेड डॉट के कैप। इसी तरीके से स्फेरिकल पोलर में लिखनी है भाई, क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी करेंगे तो आर डॉट आर कैप प्लस आर कांस्टेंट है यहाँ पे, थीटा का थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा, अगर हम डी फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा आर साइन थीटा कांस्टेंट है, फाई डॉट फाई कैप। ओके, इसी तरीके से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो एस डॉट एस कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस जेड डॉट जेड कैप। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब थीटा को डिफ्रेंशिएट करें तो आर कांस्टेंट है, जब फाई को डिफ्रेंशिएट करें तो आर और साइन थीटा दोनों यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब हमें वेलोसिटी पता चल गई, अब मुझे लैग्रांजियन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि एक्स डॉट स्क्वायर, वाई डॉट स्क्वायर, जेड डॉट स्क्वायर। अगर मुझे स्फेरिकल पोलर में लिखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं है ना, बहुत आसान चीज़ें हैं। देखो 1/2 एस डॉट स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आप कह सकते हो प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन बहुत प्यार से क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात हो तो मुझे यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ तक का लेक्चर नोट करो, जहाँ भी डाउट हो तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। फिर बात करें हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैसे चूज करते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई जेड से नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट मतलब सिंप्लीफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम इसको क्या कह सकते हैं, सिंप्लीफाई या इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। मैं इसको कह सकता हूँ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यार कैसे दिखाते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा सीखने में। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यहाँ पे पोजीशन जो है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड आर थीटा फाई, इन सब को हम क्यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू जे से रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं कार्टेशियन में कह रहा हूँ तो क्यू आई का मतलब एक्स है, इसका मतलब वाई है, इसका मतलब जेड है। स्फेरिकल पोलर में आर है, ये थीटा है, ये फाई है। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो क्यू आई क्या होता है हमारा, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है या जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं हम इसको, ठीक है। वेलोसिटी नहीं है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो अगर मुझे पता है कि मैं डी एक्स को डी वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो 0 आता है, अगर जबकि डी एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो 1 आता है। तो इन अ सेम मैनर जब मैं क्या करूँगा, डी क्यू आई अपॉन डी क्यू आई करूँगा तो 1 आ जाएगा, और डी क्यू आई अपॉन डी क्यू जे या के करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इसको इन जनरली कैसे लिख देते हैं, इन जनरली हम ऐसे लिखते हैं कि डी क्यू आई अपॉन डी के इज इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा आई जे। ये तुम्हें पता है आई जब जे के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी जब आई जे के बराबर नहीं होगा। ये बचपन से आप बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसी तरीके से ये तो कोऑर्डिनेट है, मतलब क्यू आई क्या था, कोऑर्डिनेट था, क्यू जे क्या था, कोऑर्डिनेट था, क्यू के क्या था, कोऑर्डिनेट था। इसी तरीके से हम अगर मैं जनरलाइज वेलोसिटी के बारे में बात करूं, बहुत सारे बच्चों को वेलोसिटी जानने में है, तो वेलोसिटी क्या होता है, देखो तुम्हें पता है वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी, ये क्या निकलता है वी एक्स। तो इसी तरीके से अगर मैं क्यू आई डॉट निकालूँ,
तो इसका मतलब क्या है, डी क्यू आई अपॉन डी टी। और अगर मैं डी क्यू जे अपॉन डी टी करूँ तो इसका मतलब ये क्या निकाल रहा हूँ, क्यू जे डॉट निकाल रहा हूँ। तो सेम प्रॉपर्टी होती है अगर मैं डी क्यू आई को डॉट को डी क्यू आई के रिस्पेक्ट में, मतलब वी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। या डी क्यू आई डॉट को डी क्यू जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी जीरो आएगा, है ना। समझ पा रहे होगे इस बात को बच्चों। जबकि मैं डी क्यू आई डॉट को, ठीक है, डी क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 1 आएगा, और डी क्यू आई डॉट को डी क्यू जे डॉट के रिस्पेक्ट में करूँगा तब भी जीरो आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, डी वी एक्स अपॉन डी एक्स जीरो आएगा, ठीक है, और डी वी एक्स अपॉन डी वी एक्स करेंगे तब 1 आएगा, बाकी सब जीरो आएंगे। क्लियर हो पा रही है बात, क्लियर हो पा रही बात, यस और नो। तो हमें किसी भी सिस्टम का लैग्रांजियन लिखने के लिए, अब ध्यान से सुनना, हमें क्वेश्चन जो आता है, हमें एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो किससे बेस आएगा, वो लैग्रांजियन पे बेस आएगा। आप कोऑर्डिनेट सीख गए, कोई मतलब नहीं है, बाकी चीज़ें सीख गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमें जो फाइनली क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, वो लैग्रांजियन का क्वेश्चन आएगा। तो आप लैग्रांजियन के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो लैग्रांजियन से आएगा, हैमिल्टोनियन से आएगा। हो सकता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो, या हो सकता है कि वो क्वेश्चन इन जनरली ईजी हो, ठीक है। या तो क्वेश्चन टफ होगा या वो इजी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो लैग्रांजियन कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वैसे जनरल फॉर्म आता है हमें पास, पर हमें दोनों फॉर्म हमें पता होनी चाहिए कि भाई जनरल कैसे लिखते हैं और जनरल फॉर्म नहीं आई तो कैसे लिखते हैं। ओके, किसी भी सिस्टम का लैग्रांजियन ये होता है, लैग्रांजियन एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। बेसिकली लैग्रांजियन कुछ भी नहीं है, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लैग्रांजियन या हैमिल्टोनियन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ना होता है, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो जनरल फॉर्म होती है लैग्रांजियन इक्वेशन की, वो होती है डी बाई डी टी डी एल। एल क्या है यहाँ पे, लैग्रांजियन है। डेल क्यू आई डॉट, समझ गए होंगे, ये वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है, माइनस डेल टी। टी और दो चीज़ें ध्यान रखनी है, टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, डेल क्यू आई इक्वल टू कैपिटल क्यू आई, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो क्यू आई है, एल तो लैग्रांजियन है, क्यू आई क्या है, फोर्स है। क्यू आई यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यू आई एक एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है, बस शर्ते ये जो फोर्स है ये कंस्ट्रेन फोर्सेस नहीं है, इसके अलावा जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन जनरली ये जो टर्म होता है हमारा क्यू आई, इन जनरली मैं बता रहा हूँ, अगर कंस्ट्रेन फोर्सेस नहीं लग रहे हैं या कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे हैं सिस्टम पे, ठीक है, तो वो क्यू आई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारी जो लैग्रांजियन बनती है वो केवल इतनी बनती है, इसको कहते हैं लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्यू आई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू आई, ओके, इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो, डेल, ये बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे टी अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर टी को एल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एल आएगा, सॉरी यहाँ पे भी एल आएगा, यहाँ पे भी एल आएगा, ठीक है। अगर टी में लिख रहे हैं तो टी आएगा, अगर एल लैग्रांजियन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो लैग्रांजियन आएगा। टी मतलब काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में। सो ये जो इक्वेशन मिली मुझे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं समझ रहे हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है। और किसी भी सिस्टम का लैग्रांजियन निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की बच्चों हेल्प चाहिए। एक तो चाहिए काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला है लैग्रांजियन निकालने का। मैं तुम्हें डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल भी समझा सकता था, बट उसको कीप लो, है ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटा रख रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम के लिए अगर कोई नेट गेट वगैरह कहीं भी एग्जाम में जा रहे हो तो एक तो ये याद रखना, एक ये याद रखना, ठीक है। एक तो लैग्रांजियन निकालते कैसे हैं सिस्टम का, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है लैग्रांजियन की। दोनों से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, दोनों से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी डाउट हो तो बताओ। यस यस यस, एनीबडी हैविंग अ डाउट यू कैन से। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है।
अब हम आगे चलें, यहाँ तक लैग्रेंजियन समझ में आ गया। नाउ सी, ठीक है, अब ध्यान समझेंगे लैग्रेंजियन में कैसे निकालना है। तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो हम उस सिस्टम का क्या निकाल सकते हैं, लैग्रेंजियन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एक क्वेश्चन, यहाँ से आता है हमारे पास। पहले तो हमें जब आप एमएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको लैग्रेंजियन पूछेगा किसी सिस्टम का। बहुत कम ऐसा चांसेस है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने को आता है। प्रूफ हो मतलब ऐसा कुछ खास प्रूफ होता नहीं है उसका। फिर हमें पूछेगा कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उनके बारे में बताओ। देखो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट उनको कहते हैं इफ़ लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम। अगर मैं कहूँ कि इफ़ लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम है, ठीक है बेटा, इट्स नॉट डिपेंड ऑन, इफ़ लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम नॉट डिपेंड ऑन दैट कोऑर्डिनेट, चाहे वो वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट हो, चाहे वो पोजीशन का कोऑर्डिनेट हो, है ना। अगर किसी सिस्टम का लैग्रेंजियन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, समझने की, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना कैसे। जैसे मान लो, ठीक है, कुछ ऐसा मानते हैं, ठीक है, देखो मान लो लेट L नॉट डिपेंड ऑन x, तो क्या होगा। देखो, तो तुम्हें पता है डेल अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। डेल अपॉन डेल एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन चूज करूँ, डेल बाई डेल टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, तो ये टर्म ऑलरेडी जीरो है, तो इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ दिस, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो हमारा यहाँ पे पी एक्स जो है ना, डेल एल अपॉन डेल एक्स को क्या कहेंगे, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट को क्या कहते हैं, पी एक्स कहते हैं। तो ये क्या आ रहा है, ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है। समझ रहे मेरी बात मेरी। तो अगर हमारा क्यू आई है ना, क्यू आई कैसा कोऑर्डिनेट है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पी आई होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट आएगा। मेरी बात समझ गए भाई, समझ। पहले तो ये समझना है आपको कि भाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगर तुम समझ गए कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एनी डाउट हियर, तो यू कैन डिस्कस। ठीक है, और एक नोट ध्यान रखना, जो P5 होता है हमारा, P5 मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या है, डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट। तो अगर फाई साइक्लिक है, ठीक है, तो P5 क्या होगा हमारा, P5 ही हमारा क्या है यहाँ पे, LZ को रिप्रेजेंट करता है। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट होते हैं, LX, LY, LZ, ठीक है। तो L ध्यान रखना, LX, LY, LZ में से जो LZ कंपोनेंट है वो क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा इस केसेस में। अगर P5 कांस्टेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग LZ भी क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मुझे लगता है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट तुम समझ गए होंगे। साइक्लिक कोऑर्डिनेट उसको कहते हैं, अगर पूरा लैग्रेंजियन लिखेंगे पहले, अगर हमारा लैग्रेंजियन हमें दिख रहा है कि लैग्रेंजियन इस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम उसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो मैंने क्या सिखाया तुम्हें, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाई। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल नहीं बता रहे, वर्क डन एक्सट्रीमम होता है वैसे उसमें, ठीक है, हम उसको कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरा आज का टारगेट है कि लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट में आपको समझा सकूं कि अच्छा बातें किस तरीके से चलती हैं। अब हम कुछ एक बहुत इजी क्वेश्चन चूज करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन चूज करने की ओर चलेंगे, हम अग्रसर होंगे, ठीक है। जैसे मुझे अगर एग्ज़ाम में कभी निकालना हो, लैग्रेंजियन निकालना हो, है ना, या ये बताना हो कि कौन सा कोऑर्डिनेट यहाँ पे कांस्टेंट होगा, साइक्लिक कौन सा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मुझे निकालना है लैग्रेंजियन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है, एक पेंडुलम है, वो यहाँ से बध के ऐसे बांधा हुआ है मुझे, और वो एक सिंपल पेंडुलम कर रहा है, ठीक है, ये L है। यहाँ से जब ये ऑक्सीलेशन करके गया तो यहाँ से थोड़ा सा y डिस्टेंस ऊपर चले गया, और ये एंगल इसने कितना ड्रॉ किया, थीटा ड्रॉ किया। तो इसका मुझे लैग्रेंजियन निकालना है। दो तरीके हैं,
बच्चों बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, दो तरीके हैं इसके लैग्रांजियन, तो हम आर थीटा है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट अगर देखें तो ये एल होगा, एल कॉमा थीटा है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट एल थीटा वाई के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी भी मुझे वैसे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, या मैं इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मर्जी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालते हैं तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल के रिस्पेक्ट में करता तो क्या करता, तो मैं समझ में आ रही होगी, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस है ना एल डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, इस तरीके से करता मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, ये तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे एम हो गया। अब यहाँ पे देखो इसकी जो कोऑर्डिनेट है ना, ये जब आप घूमेगा तो एक सर्कुलर मोशन करेगा, रेडियस जो है फिक्स रहेगी, एल के बराबर रहेगी। तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है, तो हम एक्स और वाई में से डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक ही, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एक ही है, ठीक है, बाकी डिपेंडेंट है, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है। और अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लेन से एम जी वाई हो जाएगी, माइनस एम जी वाई हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राउंड से वाई ऊपर चले गया। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ या इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो बताऊँ तो लॉस कितना हुआ, माइनस एम जी वाई का होगा। तो बेटा इसका लैग्रांजियन जो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस एम जी वाई हो जाएगा। माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैं याद रखना इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 नहीं है ना, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके लिए कितना है, केवल 1 डिग्री फ्रीडम है, यानी कि एक ही कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट 1 है, बस 1 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, 2 तो नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रेन है, ये बधा हुआ है इससे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से x को या y में कन्वर्ट करूँगा या y को x में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे सिंपल तरीका है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी जो इक्वेशन है मेरी किस में बदल जाएगी, ये x में बदल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात हो रही हो तो बताओ, ये पूरा जो है x में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन, है ना, या अगर y में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो y में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे y निकल गया, y डॉट निकालेंगे, ठीक है, y डॉट की वैल्यू लिख देंगे और यहाँ पे y डायरेक्ट है ही है, कोई समस्या जो है हमें खास उत्पन्न होने वाली नहीं है यहाँ पे। ओके, समझ में आ रही बात। तो हमारा लैग्रांजियन मिल जाएगा हमें हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस जो भी आएगा वाई डॉट स्क्वायर की जगह प्लस एम जी वाई की जगह अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पी एक्स कॉन्स्टेंट नहीं होगा क्योंकि एक्स कॉर्ड साइक्लिक नहीं है, जबकि पी वाई तो हट गया यहाँ से, पी वाई जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि वाई जो है वो साइक्लिक हो जाएगा, हमारा वाई पे डिपेंड नहीं करेगा ना फाइनली। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो समझा देना। ओके, अब एक और बात ध्यान रखना, ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को x के टर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को x के टर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा इसमें x आ रहा है तो पी एक्स साइक्लिक नहीं है। मैं इसको इसी इक्वेशन को देख के ये नहीं कह सकता ये वाला स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि ये तो x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मुझे इसको y पी वाई को के बारे में कमेंट करना है तो मुझे पहले इस इक्वेशन को लैग्रांजियन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान देना, बहुत सारे बारी बच्चे गलती करते हैं कि भैया इक्वेशन देखी और सीधे बता दिया। नहीं, अगर ये इक्वेशन y में कन्वर्ट हो सकती है तो पहले कन्वर्ट करो और फिर देखो कि लैग्रांजियन निकल के क्या y पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी को अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करता तो क्या कर सकते थे, समझ रहे हो। तो मैं क्या करता, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो लिखता वो लिखता भाई हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, मतलब एल डॉट स्क्वायर हो जाता मेरे यहाँ पे, एल डॉट स्क्वायर आर की जगह क्या है, रेडियस है, एल डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, फाई तो है नहीं काइनेटिक एनर्जी, पर एल क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एल डॉट स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर होगी। इस बात को बहुत आराम से समझना, टाइम देना, ठीक है, लैग्रांजियन में, क्योंकि मैं बहुत आराम से लेक्चर बना रहा हूँ और हर डिटेल को मैं जितना पॉसिबल हो सके उस लेवल तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भैया तुम्हें बताया जाए, ताकि बच्चों जब तुम पढ़ो इसको ना तो तुम्हें फील आए पढ़ने में कम से कम। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एम जी एच होती है, तो एच को किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एच को तुम्हें मतलब थीटा को
ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी पड़ेगी। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ये तो L है ही टोटल, ठीक है। अगर मैं कहीं से ये हाइट निकाल डालूँ, समझ लो, तो ये L है, तो मुझे लगता है कि हम इसको L cos थीटा कह सकते हैं, इसका ये कंपोनेंट, तो mg L cos थीटा लिख सकते हैं। माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि फ्रेम से नीचे को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन से नीचे को मेजर कर रहे हैं। तो इसकी लैग्रांजियन जो हो जाएगा मेरा हाफ m L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mg L cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो यहाँ पे बता दो। इसको थीटा में कन्वर्ट कर लो तो हमारा ये पूरा अच्छे तरीके से थीटा में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हैं कि यहाँ पे देखो mgl cos थीटा, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, L पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या साइक्लिक है इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं? नहीं, थीटा साइक्लिक नहीं है यहाँ पे। तो अगर थीटा साइक्लिक नहीं है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं होगा। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है तो d/dt, ठीक है, क्या करेंगे, मैं इसको थीटा में लिखना चाह रहा हूँ तो थीटा के रिस्पेक्ट में, L तो कांस्टेंट है तो d थीटा डॉट L को थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर क्या होता है, माइनस dl/d थीटा इक्वल टू 0। तो L को थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुल मिला के आपकी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, ml स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, थीटा डबल डॉट हो जाएगा ये, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। साइन कॉस का कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मुझे लगता है, mg L, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा थीटा डॉट प्लस g/L साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा डॉट इक्वल टू माइनस g/L इंटू थीटा हो जाएगा और t निकल जाएगा यहाँ पे 2π√L/g। तो खेल वही है जो तुम बचपन में 11th में पढ़ते थे, वही आप लैग्रांजियन से पढ़ रहे हो। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मेरी बात समझ पा रहे हो। आपको क्या लिखना है, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना आ गया, तो तुम हर क्वेश्चन को डील कर पाओगे लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन का, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब नेट वगैरह में क्वेश्चन दिए होते हैं, प्यारे क्वेश्चन दिए होते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, उनको सीखने की कोशिश करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर, ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सीख गए ना इतना, ये लेक्चर पढ़ लेना। अगले लेक्चर में मैं आपको लैग्रांजियन के जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो जेस्ट में आया हुआ है, चाहे वो TIFR में आया हुआ है, चाहे वो नेट में आया हुआ है ना, चाहे वो हमारा सेट में आया हुआ है कहीं पे, वो डिस्कस करूँगा। देखो क्वेश्चन तो एप्लीकेशन है, पहले अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो कि भैया लैग्रांजियन क्या होता है। अगर किसी बच्चे के बहुत प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर है ना, प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट अगर तुम्हारे क्लियर है तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हमने क्या सीखा ये सोच लो, हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट पढ़ी, फिर हमने लैग्रांजियन निकालने के लिए क्या सीखा, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। सोचना है, जितना आप दिमाग लगा सकते हो एग्ज़ाम में उतना दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। जितना अच्छे से दिमाग लगाओगे उतना मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। सोचना है बस, सारा खेल क्या है, थॉट का। आप थॉट किस तरीके से कर रहे हो। फॉर्मूला लैग्रांजियन का बहुत आसान है, आपको सोच सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहाँ पे कोई टीचर आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको केवल कंसेप्ट समझा दिए जाएंगे, तरीका बता दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या करो, पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ चैप्टर के, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बनाओ, ये तो मैंने बहुत लंबा लिखा हुआ है। शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको बार बार मगअप करो, वो याद हो गया। फिर जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने तुम्हें मिल रहे हैं, नेट के मिल रहे हैं आज तक के सारे क्वेश्चन करो, गेट के सारे करो, जेस्ट के सारे करो। मतलब लैग्रांजियन से नेट, गेट, जेस्ट, टिफर जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया हुआ है वो सारी कर लो, तो तुम्हें लैग्रांजियन के क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेट में 5 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अच्छे तरीके से। फिर ऐसे ही हैमिल्टोनियन के साथ हर टॉपिक को तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, अगर नेट निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।